हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एसिड बेस बैलेंस ऑफ किडनी और एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। आज इस वीडियो में हम यूरिन के एसिडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और किडनी का क्या रोल है इस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, डिस्क्राइब द एसिड बेस बैलेंस ऑफ किडनी या फिर डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, है ना। तो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो एसिड बेस बैलेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म चलता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए 3 तरीके के बफर्स हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक है ब्लड बफर, दूसरे हैं हमारे लंग्स और तीसरी है हमारी किडनी, ठीक है। तो जो ब्लड बफर्स हैं दे बेसिकली रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस बाय बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। लंग्स का जो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने का तरीका होता है दैट इज बाय रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो किडनी है ये एसिड बेस बैलेंस को 2 तरीके से मेंटेन करती है। पहला है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करती है, और दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, है ना। तो ये 2 मैकेनिज्म्स हैं जिस पे हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो ब्लड बफर्स है दे आर द फास्टेस्ट टू एक्ट, लेकिन जो किडनी का तरीका है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, दो इट इज स्लोएस्ट बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब अगर हम pH देखें तो हेंडरसन हीजलबैक इक्वेशन स्टेट्स दैट pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ बेस अपॉन एसिड। अब अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इसका मतलब pH कम होता है। कंडीशन इज नोन एज एसिडोसिस। pH को मेजर करने का जो स्केल होता है दैट इज फ्रॉम 1 to 14, जिसमें 7 इज द न्यूट्रल pH। 1 से लेके 6 तक जो pH होता है दैट इज एसिडिक, और 8 से लेके 14 तक pH होता है एल्कलाइन, है ना, पता ही होगा आपको। अब अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो इसका मतलब pH बढ़ता है एंड द कंडीशन इज नोन एज एल्कोलोसिस, ठीक है। जितना ज्यादा pH का नंबर होगा उतना ही ज्यादा एल्कलाइन होगा सॉल्यूशन, है ना। अब pH ऑफ ब्लड होता है 7.4 और pH ऑफ यूरिन इज 4.5 to 6, दैट इज इट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर पेयर है दैट इज बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका pK होता है 6.1, है ना। तो अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करें तो pH इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट अपॉन 0.03 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोनेट है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज रेगुलेटेड बाय द किडनी। अब यहाँ पर अगर हम एसिड बेस बैलेंस ऑफ किडनी को देखें तो 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से किडनी एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है। पहला है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स और दूसरा है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। यहाँ पर आप डायग्राम में देखें बाइकार्बोनेट आयन का बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीअब्जॉर्ब होने का मतलब होता है सब्सटेंस का वापस ब्लड के द्वारा लिया जाना, है ना। तो कैपिलरीज में बाइकार्बोनेट आ रहे हैं। और दूसरा है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स सब्सटेंस का ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर सिक्रीट होना, ठीक है। अब जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन तो हमें यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कौन सा सेगमेंट कौन से हमारे नेफ्रॉन के पार्ट से रीअब्जॉर्ब हो रहा है या फिर सिक्रीट हो रहा है, और दूसरा वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसके माध्यम से रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले लेट अस स्टडी अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अब यहाँ पर आप देखें 4320 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई एवरी डे, यानी कि हर दिन ग्लोमेरुलस के द्वारा 4320 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट फिल्टर होते हैं, जिसमें से 80% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पीसीटी में, 15% रीअब्जॉर्ब होते हैं थिक असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले में, एंड द रिमेनिंग 5% दे आर रीअब्जॉर्ब इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन 3 मैकेनिज्म के माध्यम से होता है। फर्स्ट इज बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म,
सेकेंड इज फॉस्फेट मैकेनिज्म और तीसरा है अमोनिया मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ में हम सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती हैं, तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आप, जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर हमने पीसीटी का सेल बनाया है, नीचे डीसीटी का सेल है और उसके नीचे है कलेक्टिंग डक्ट। ऐसा नहीं होता है, नेफ्रॉन के अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी समझने के हिसाब से हमने इसको बनाया है ना। ये ट्यूबुलर ल्यूमन है, दिस इज द इंटरस्टिशियम और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। ठीक, अब जब हम एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा ये जो टॉपिक है एक इक्वेशन के अराउंड ये रिवॉल्व करता है, और वो इक्वेशन क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बनाते हैं H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड है इट ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट। ये जो इक्वेशन है पूरे हमारे एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन में यही इक्वेशन चलेगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, ये हाइड्रोजन आयन बन गया और ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है इट इज सिक्रीटेड इन द ट्यूबुलर ल्यूमन, है ना। तो ल्यूमन के अंदर ये सिक्रीट हो गया, ठीक है, और बदले में इसके एक सोडियम आयन ट्यूबुलर ल्यूमन से सेल के अंदर आ गया, है ना। तो पीसीटी में अगर हम देखेंगे तो पीसीटी में कौन सा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर, है ना। यहाँ पर सोडियम अंदर आ रहा है और बदले में हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहा है, इसलिए हम इसको एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ ये जो प्रोसेस है इट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब यहाँ पर एक और बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे एक और यहाँ पर इक्वेशन चलती है और वो क्या है, सोडियम आयन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब होते हैं और बदले में एक पोटेशियम आयन हमारे सेल के अंदर आता है ना। और इस मैकेनिज्म के अंदर एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जब ये सोडियम आयन बाहर जाएगा तो यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा और यहाँ पे सोडियम की कमी होगी, इसकी वजह से ट्यूबुलर ल्यूमन से सोडियम हमारे सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म क्या हो गया, सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर विच टेक प्लेस इन द पीसीटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन था, दिस बाइकार्बोनेट आयन इज रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। तो फॉर एवरी हाइड्रोजन आयन सिक्रीटेड, यहाँ एक हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हुआ और इसके बदले में एक बाइकार्बोनेट आयन इट इज रिटर्न टू द ब्लड। ठीक है, अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिलकर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन आयन है जो कि ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर आ रहा है, ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ में मिक्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, है ना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी हमने देखा कहाँ से आ रही थी, यहाँ ट्यूबुलर ल्यूमन से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती है इनटू पीसीटी सेल। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के मेटाबॉलिज्म का भी एंड प्रोडक्ट होती है ना। तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ट्यूबुलर ल्यूमन से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज भी होती है। तो ये तो पीसीटी की बात हो गई, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, ये जो है हमारा प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट एज वेल, है ना। तो अब डीसीटी के अंदर हम देखेंगे तो डीसीटी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन है, ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन भी इन 3 सेगमेंट्स में होता है और जो हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन है ये पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है ना। तो डीसीटी के अंदर जो मैकेनिज्म है हाइड्रोजन आयन के सिक्रीशन का, इसको हम बोलते हैं बेसिकली एटीपी ड्रिवन प्रोटोन पंप, है ना। और ये इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोजन एटीपेज, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एटीपी ड्रिवन प्रोटोन पंप। ठीक है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, डीसीटी के अंदर। तीसरा जो हमारा सेगमेंट है नेफ्रॉन का दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पर ऑपरेट होता है सोडियम आयन पोटेशियम आयन एक्सचेंजर, यानी कि एक सोडियम ट्यूबुलर ल्यूमन से सेल के अंदर आता है कलेक्टिंग डक्ट में और बदले में एक हाइड्रोजन आयन हमारे ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर आता है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन एक्सचेंज हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको सोडियम आयन पोटेशियम आयन एक्सचेंजर बोलते हैं, है ना।
तो ये जो हमने प्रोसेस पढ़ी, ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होते हैं बाय बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, है ना। तो हमने बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन भी पढ़ा और इसके साथ में हाइड्रोजन आयन पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में किस तरीके से सिक्रीट होते हैं इसको भी पढ़ा। दूसरा जो हमारा मैकेनिज्म है दैट इज द फॉस्फेट मैकेनिज्म, है ना। तो फॉस्फेट मैकेनिज्म कहाँ होता है? टेक प्लेस इन द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट सेल, ठीक है। अगेन इक्वेशन वही है हमारी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये डिसोसिएट करता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में। अब जो हाइड्रोजन आयन है ये ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर सिक्रीट होता है और यहाँ पे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डिवाइड करता है इनटू सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ में बाइंड करता है एंड इट फॉर्म सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है। ये जो सोडियम आयंस हमारे ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर आए हैं, एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, है ना। तो ये सोडियम आयंस वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इसको हेल्प करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिलके ये जो बाइकार्बोनेट हमारा बाहर आया था इसके साथ में मिलके दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तीसरा जो मैकेनिज्म है हमारा दैट इज द अमोनिया मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आपने देखा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया। तीसरा जो मैकेनिज्म है हमारा अमोनिया मैकेनिज्म। अब ये जो दो हमारे रिएक्शन हैं ये बेसिकली इस सेल के अंदर चल रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको सेल के बाहर शो किया है ना। तो सेल के अंदर, सेल कौन सा है हमारा अमोनिया मैकेनिज्म के लिए? पीसीटी सेल। तो सेल के अंदर ग्लूटामिन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया, द एंजाइम इज ग्लूटामिनेज, ठीक है। फिर ये जो ग्लूटामिक एसिड है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामिक डीहाइड्रोजनेज, है ना। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं नेट रिजल्ट क्या हो गया, ग्लूटामिन से हमको क्या मिल रही है, यहाँ पर आप देखें अमोनिया मिल रही है, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है इट गोज इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन। ये रिएक्शन हमारा वैसे ही रहेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिला कार्बोनिक एसिड बनाया जो कि हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हुआ। अब ये हाइड्रोजन आयन जब सिक्रीट होते हैं तो इस अमोनिया के साथ में मिलके दे फॉर्म अमोनियम आयन विच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, है ना। ये जो अमोनियम आयन्स हैं ये हमारे पीसीटी सेल के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट था, ठीक है, ये बाइंड करता है सोडियम के साथ में, ठीक है, एंड देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा सिक्रीट होंगे उतना ही यूरिन का जो एसिडिक मीडियम ज़्यादा होगा, उतनी ही एसिडिक यूरिन होगी और उतना ही पीएच कम होगा, है ना। तो ये तीन तरीके से हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होते हैं। जो पहला हमने देखा, पहला था हमारा बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म, दूसरा हमने देखा फॉस्फेट मैकेनिज्म जिसमें कि हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा, तीसरा हमने देखा अमोनियम मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं सो द बफर्स बाइकार्बोनेट फॉस्फेट एंड अमोनिया न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयन सिक्रेटेड इन द ल्यूमन ऑफ द ट्यूबुल बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन एंड कंजर्विंग बाइकार्बोनेट। कंजर्व कहाँ हो रहा है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे वापस बाइकार्बोनेट इट इज रिटर्न टू द ब्लड, हियर बाइकार्बोनेट इज रिटर्न टू द ब्लड एंड हेयर बाइकार्बोनेट इज रिटर्न टू द ब्लड, है ना। तो बाइकार्बोनेट को कंजर्व करती है किडनी और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है और इस तरीके से किडनी एसिडिक यूरिन को प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम अप्लाइड एस्पेक्ट देखें तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब होता है व्हेन द किडनी फेल टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक एसिड्स, है ना। हमारे बॉडी के अंदर बहुत से वॉलेटाइल एसिड्स बनते हैं, लेकिन जब हमारी किडनी फेल हो जाती है इन एसिड्स को एक्सक्रीट करने में तो इट रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कुछ कंडीशंस यू शुड नो। पहली कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस, इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, है ना। इस कंडीशन में देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया की कंडीशन में, शॉक की कंडीशन में, स्टारवेशन में जब बहुत समय से खाना नहीं खाया हो, रीनल फेलियर के कंडीशन में या फिर लिवर डिजीज के अंदर देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। द सेकेंड कंडीशन इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जिसका मतलब है जब किडनी लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करने लगती है, ठीक है। और ये कब होता है, वॉमिटिंग के कंडीशन में, डाययूरेटिक्स की कंडीशन में या फिर इंजेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।